नमस्कार। आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियों में से एक है और इसमें ऐसी प्रभावी औषधियां हैं जो असाध्य से असाध्य बीमारियों का इलाज करने में सक्षम हैं। यही कारण है कि पूरी दुनिया में आज आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति और औषधियों की मांग तेजी से बढ़ी है। आयुर्वेद औषधियों की इस बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इसका निर्माण भी बड़े पैमाने पर आयुर्वेद से संबंधित कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। इन आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग अलग अलग तरह की बीमारियों के उपचार में किया जाता है। ऐसी ही कुछ औषधियों के बारे में हम अपने इस कार्यक्रम में आपको जानकारी देने वाले हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको डाबर चित्रक हरितकी मेडिसिन के बारे में बताएंगे और इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक स्नेहल कदम हैं, जिन्हें 17 वर्षों का अनुभव है। वैद्य स्नेहल, आयुर्वेद औषधियों पर केंद्रित हमारे कार्यक्रम नो योर मेडिसिन में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे डाबर चित्रक हरितकी के बारे में जानना चाहूंगी कि यह क्या है और आयुर्वेद के शास्त्रों में इसके बारे में क्या कुछ कहा गया है। डाबर चित्रक हरितकी जो है वो एक अवलेह फॉर्म है, जैसे च्यवनप्राश होता है अवलेह फॉर्म में, उस फॉर्म में एक्चुअली वो मेडिसिन होती है। लेकिन डाबर ने जो चित्रक हरितकी बनाई है वो ग्रैन्यूल्स फॉर्म में है, ताकि वो पैलेटेबल हो या फिर कैरी करने में इजी हो। जैसे पेशेंट्स हमारे बाहर रहते हैं या ऑफिस में रहते हैं तो वो लेकर जाना उनको इजी हो, तो डाबर ने वो ग्रैन्यूल्स फॉर्म में बनाया है। अब इसके नाम की बात करें तो चित्रक हरितकी नाम इसका इसलिए है क्योंकि इसके जो मेन 2 इंग्रेडिएंट्स है वो है, एक है चित्रक, दूसरा है हरितकी। ये प्लांट्स के नाम हैं, हर्ब्स के नाम हैं, तो उन दोनों को नाम को मिलाकर ये उनके मेन इंग्रेडिएंट्स है, इसीलिए वो 2 नाम को मिलाकर इस मेडिसिन का नाम चित्रक हरितकी है। इसका आयुर्वेद में जो रेफरेंस है वो भेषज रत्नावली नाम की एक संहिता है, जिसमें सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन कैसे बनाने हैं, उनकी फलश्रुति बताई गई है कि वो कहाँ कहाँ यूज करना है। तो ऐसी जो भेषज रत्नावली है उसमें नासा रोग प्रकरण में चित्रक हरितकी का उल्लेख हमें मिलता है। वैद्य स्नेहल, डाबर चित्रक हरितकी में कौन कौन से प्रमुख घटक होते हैं और उनके स्वास्थ्य लाभ क्या हैं? चित्रक हरितकी में सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है, जैसे मैंने पहले बताया, उसका नाम है तो चित्रक है, हरितकी है, उसी के साथ में दशमूल, गुड़ुचि, अदरक, दालचीनी, काश्मीरी, कृष्णपर्णी, शालपर्णी, आमलकी, अग्निमंथ, बिल्व, शोनाक, पाटला, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें से जो चित्रक है, चित्रक स्पेशली दीपन पाचन काम करता है, उसी के साथ में वो वात का अनुलोमन करता है। स्पेशली प्राणवायु का अनुलोमन करने की वजह से वो प्राणवायु स्रोतस पे, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो भी डिसीजेस है, जैसे श्वास है, मतलब एस्थमा है, खांसी है, इन सारी चीज़ों में चित्रक बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद हम हरितकी की बात करें तो आयुर्वेद में हरितकी को माता कहा गया है। मतलब जिसकी छोटे बच्चे जैसे होते हैं, उनकी माँ नहीं होती है तो उनको कौन पालेगा, ऐसा एक क्वेश्चन होता है। तो हरितकी वहाँ पे छोटे बच्चों के हर एक डिसीज़ में काम लगती है। माता कुमाता हो सकती है, लेकिन हरितकी माता का रोल बहुत अच्छे से निभाती है, ऐसे आयुर्वेद में उसका उल्लेख किया गया है। तो हरितकी का जो कार्य है वो वातानुलोमन है। हरितकी एक विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य है। विचित्र प्रत्यारब्ध आयुर्वेद में उन द्रव्यों को कहा जाता है जिनका रसवीर्य विपाक के हिसाब से जो कार्य होना चाहिए वो ना होते हुए वो उसके अपोजिट कार्य करते हैं या कुछ अलग कार्य करते हैं। जैसे हरितकी कषाय रसात्मक है, तो हरितकी का कार्य जो है वो स्तंभन होना चाहिए, लेकिन उसके अपोजिट वो वातानुलोमन का और पुरुष का पाचन करके पुरुष के अनुलोमन का कार्य भी करती है। उसी के साथ अन्नवाह स्रोतस पे भी वो काम करती है, डाइजेशन सुधारती है। और वातानुलोमन करने की वजह से ही हरितकी श्वास, कास, प्रतिशय जैसे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स है उस पे भी काम करती है। अब गुड़ुचि की बात करें तो गुड़ुचि इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का या बूस्ट करने का काम करती है गुड़ुचि। गुड़ुचि का एक नाम अमृता भी है। अमृता इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्री राम और रावण का जब युद्ध हुआ था उस समय वानर सेना काफ़ी सारी बड़ी मात्रा में मृत्युमुखी पड़ी थी। तो उस समय देवताओं ने स्वर्ग से अमृत वर्षा की थी। जो अमृत के बूंदे वानरों के शरीर पे पड़े तो उससे उनको जीवन दान मिला, वो जीवित हो गए। और जो बूंदें ज़मीन पे पड़ी, पृथ्वी पे पड़ी,
वहाँ से जो वृक्ष की उत्पत्ति हुई, जो लता की उत्पत्ति हुई, वो गुडुचि है। इसीलिए गुडुचि का एक नाम अमृता है और वो हमारे शरीर पे अमृत के समान ही कार्य करती है। गुडुचि स्पेशली ज्वर पे कार्य करती है और श्वासकाश प्रतिशाय पे भी एज ए इम्यूनोमॉड्यूलेटर काम करती है। वो एज अ एंटीबायोटिक की तरह या एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह भी हम गुडुचि को यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम दशमूल की बात करते हैं तो दशमूल उत्तम वातशामक माना गया है। इसीलिए जहाँ पे भी जॉइंट डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम होती है वहाँ पे दशमूल काम करता है, दशमूल का उपयोग किया जाता है। जैसे हमारा जो पंचकर्म होता है उसमें जो जॉइंट पेन की जो प्रॉब्लम होती है वो एक वात व्याधि में आता है, तो वहाँ पे हम दशमूल का बहुत अच्छे से यूज करते हैं। दशमूल जो है वो यहाँ पे चित्रक हरितकी में वात का अनुलोमन करता है या वात का शमन करता है। तो प्राणवाह स्रोतस जो है वो पूरी तरह से वात से रिलेटेड है, वात पे काम करने वाला है, क्योंकि प्राण वायु उदान वायु का कार्य होता है। हम जैसे श्वासोश्वास बोलते हैं, ब्रीदिंग, श्वास अंदर लेना, श्वास बाहर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना, ये सारा कार्य वात का है। जहाँ पे भी गति इन्वॉल्व है, मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो वो काम शरीर में वात करता है। तो वात पे दशमूल बहुत अच्छा काम करता है और उसी वजह से ये इस मेडिसिन में यूज किया जाता है। उसके बाद हम अदरक की बात करें तो अदरक जो है वो जैसे हम कफ वगैरह होता है तो हम अदरक वाली चाय पीते हैं, तो अदरक का काम है कफ विलयन करना। जो स्टिकीनेस होता है बॉडी में, कहीं पे भी चिपका हुआ होता है कफ, उसको निकालने का काम अदरक करता है। उसके बाद में इसमें शहद भी है। शहद का अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं कि शहद बनता कैसे है, तो मधुमक्खियाँ हर एक फूल के पोलन ग्रेन से शहद निकालती है और वो फिर स्टोर करती है। तो इन जनरल हमें पोलन ग्रेन्स की एलर्जी होती है, तो ये शहद खाने से पोलन ग्रेन्स की एलर्जी या फिर कोई भी एलर्जिक कंडीशन होती है उसको दूर करने का काम शहद करता है। उसके बाद इसमें गुड़ भी है, तो गुड़ जो है वो कफ विलयन का कार्य करता है, मतलब अंदर कहीं पे भी कफ चिपका हुआ होगा उसको खोलने का काम, उसको चिपकने की जो उसकी टेंडेंसी बनी है, वो विकृति है, उसको प्राकृत करने का काम गुड़ करेगा। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स चित्रक हरितकी में है और ये उनके कार्य है। वैद्य स्नेहल, डाबर चित्रक हरितकी के उपयोग से क्या क्या स्वास्थ्य लाभ होते हैं और इसके दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले लाभ की बात करते हैं तो चित्रक हरितकी जो है, जैसे मैंने अभी तक बताया कि इसके सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो स्पेशली दीपन पाचन का काम करते हैं, वातानुलोमन का काम करते हैं और प्राणवाह स्रोतस मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करते हैं। तो ये मेनली राज्यक्षमा है, खांसी है या पीनस मतलब रिकरेंट रिनाइटिस की प्रॉब्लम होती है जिनको, उनको दिया जाता है। अब प्राणवाह स्रोतस का जो मूल स्थान है या कफ का जो उद्भव स्थान है वो आमाशय है, मतलब स्टमक। इन जनरल में अगर बात करूँ तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन सही से होगा, वहीं पे कफ बनता है, तो वो कफ अच्छा बनना ज़रूरी है। इसीलिए डाइजेशन का भी रोल, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसीजेस की हम बात करते हैं आयुर्वेद के अनुसार, तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी ध्यान देते हैं। तो चित्रक हरितकी डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी काम करता है, जैसे अग्निदीपन का काम, डाइजेस्टिव फायर या मेटाबॉलिज्म अच्छा करने का काम चित्रक हरितकी करता है। उसी के साथ गैस की प्रॉब्लम हो रही हो, जिसको हम आयुर्वेद में उदावर्त वगैरह बोलते हैं, वात की गति प्रतिलोम होना, मतलब जो उसकी नॉर्मल गति है उसके अपोजिट जाना, तो उस पे भी काम करता है, कृमि पे काम करता है। और अगर इसके हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट्स में एज सच कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन अगर पित्त प्रकृति के रुग्ण हैं और उनको चित्रक हरितकी हम देते हैं तो उनको लूज मोशंस होने की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर गैस्ट्रिक इरिटेशन थोड़ा बहुत हो सकता है, या फिर अगर एस्थमा के पेशेंट है या खांसी के पेशेंट है तो चित्रक हरितकी से कफ पिघलता है। तो मे भी कुछ पेशेंट्स में ऐसा देखा जा सकता है कि एस्थमा बढ़ गया हो, ऐसा फील होता है उनको, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इसमें। वैद्य स्नेहल, ये तो इसके स्वास्थ्य लाभ हो गए, लेकिन डाबर चित्रक हरितकी का सही डोज क्या है और इसको लेने से पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह क्यों ज़रूरी है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो पेशेंट की प्रकृति क्या है, उनको क्या प्रॉब्लम है,
तो वो उनको सूट करेगा या नहीं करेगा ये देखने के लिए ये डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है। इसीलिए आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने से पहले भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, इसका जो डोज है वो 1 to 2 टेबलस्पून है, जो दूध में मिक्स करके लेना होता है, गर्म दूध में। तो गर्म दूध में मिक्स करने के लिए इसीलिए बताया गया है ताकि वो गर्म ना पड़े। लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट्स में हमने देखा है कि वो अपने मन मर्जी से ले लेते हैं और उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है फिर। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है ऐसा डेफिनेटली नहीं है, लेकिन अगर आयुर्वेद डॉक्टर से कंसल्ट करके आप प्रॉपरली वो अगर लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको नहीं होंगे। वैद्य स्नेहल, हमसे बातचीत करने और हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी यह एपिसोड पसंद आया होगा। नो योर मेडिसिन के आगे के एपिसोड में हम फिर एक नई औषधि की जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।